जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको कई पहाड़ों का योग बताया था, लेकिन आज फिर दोहरा देते हैं कि पहाड़ों का योग किस तरह करेंगे। लेकिन वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पहाड़ों का अंतर कैसे ज्ञात करना है। जैसे 1 से लेके 100 तक के पहाड़ों का योग तो कर सकते हैं, लेकिन अंतर जैसे उसने पूछ लिया कि 50 से लेके और 100 तक के पहाड़ों का योग कितना होगा, तब हम उसे कैसे ज्ञात करेंगे। इस वीडियो में आज ये बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि एक बार फिर दोहरा देते हैं कि पहाड़ों का योग किस प्रकार करते हैं। मान लीजिए क्या जैसे 1 से लेकर 25 तक के पहाड़ों का योग। तो 1 से लेकर 25 तक के पहाड़ों के योग के लिए सबसे पहले हम करते क्या है, मैंने पिछले वीडियो में भी बता दिया है कि 1 से लेके और 25 तक की संख्याओं का हम योग कर लेते हैं। 1 से लेके 25 तक की संख्याओं का योग करने का फॉर्मूला आपको बता दिया, n × n + 1/2, यानी कि 25 × 26 हो जाएगा, ये बट्टे 2, ये 13 कट जाएंगे, और 13 × 25 ये आपका हो जाएगा 325। ये आपका 325 हो जाएगा। और 325 में यदि हम 55 का गुणा कर दें तो हमें 1 से लेके और 25 तक के पहाड़ों का योग ज्ञात हो जाएगा। जैसे इसका हो जाएगा 17,875, 17,875। यानी कि देखिए कितना आसान है ये। 1 से लेके और 50 तक के पहाड़ों का जो 25 तक के पहाड़ों का जो योग होगा वो आपका 17,875 होगा। वैसे हमें ज्ञात करने के लिए प्रत्येक पहाड़े में 55 यानी 55 से गुणा करते हैं और फिर उनको सबको एडिट करते हैं तो भी काफ़ी समय लगता है, लेकिन ये सबसे आसान तरीका है हमें पहाड़ों का योग ज्ञात करने का। मान लीजिए हमें ज्ञात करना है 1 से लेकर 50 तक के पहाड़ों का योग। तो बहुत ही आसान है। 50 × 51/2 25, और 25 × 51 ये आपका हो जाएगा 1275। और 1275 में यदि हम गुणा कर देंगे 55 का तो हमें 1 से लेके और 50 तक के पहाड़ों का योग ज्ञात हो जाएगा। जैसे ये हो जाएगा आपका 70,125, यानी कि 1 से लेके 50 तक के पहाड़ों का योग आपका 70,125 हो जाएगा। जैसे कि हम 10 से लेके और 20 तक के पहाड़ों का योग ज्ञात कैसे करेंगे। मैंने बताया था अभी आपको कि 1 से लेके, लेकिन यदि 20 से पूछ लेता है तो आप किस तरह उन पहाड़ों का योग ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए हमें 1 से लेके और 20 तक के पहाड़ों का योग ज्ञात करना है, और उसके बाद हम 1 से लेके 9 तक के पहाड़ों का योग ज्ञात करेंगे। जो 1 से लेके और 20 तक के पहाड़ों में से पहाड़ों के योग से 1 से लेके 9 तक के पहाड़ों का योग घटा देंगे तो हमें 10 से लेकर के और 20 तक के पहाड़ों का योग प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले 10 से लेकर 20 तक के पहाड़ों के योग के लिए हमें करना क्या था कि सबसे पहले हमें करना था कि 1 से लेकर 20 तक के पहाड़ों का योग ज्ञात करें, और फिर 10 इसमें इंक्लूड ही है, तो अब शेष बचते हैं 1 से लेकर 9 तक। अब 1 से लेकर 9 तक के पहाड़ का योग ज्ञात करें, फिर उसमें से घटाएं। लेकिन इसका भी हम शॉर्ट किए देते हैं, बहुत ही शॉर्ट फॉर्मूला है। पहले हम करते क्या है कि इन संख्याओं का 1 से लेके और 20 तक की संख्याओं का योग ज्ञात कर लेते हैं, और उसमें से यदि हम 1 से लेकर के और 9 तक की संख्याओं के योग को घटा देते हैं तो हमें जो भी संख्या प्राप्त होगी उसमें हम 55 का गुणा कर देते हैं, तो हमें 10 से लेकर के और 20 तक के पहाड़े का योग
प्राप्त हो जाएगा। जैसे 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का योग, 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का जो योग होगा वो होगा 20 गुणा 21/2 यानी कि 10 इक्वल टू 210। और 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं का योग होगा 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं का जो योग होगा वो हमारा होगा 9 गुणा 10/2 यानी कि 5 45 यानी कि 45। अब हमको करना वैसे क्या था कि इस संख्या में भी हम 55 का गुणा करें, तब हमें 1 से 20 तक के पागे का योग प्राप्त होता, और इसमें हम फिर 55 से गुणा करते तो हमें 1 से लेके 9 तक के पागे का योग ज्ञात होता। फिर हम इसमें से इसको घटाते, लेकिन हमको करना क्या है, यहीं डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। 210 माइनस 45 यानी कि ये आपका बचता है 5 0 और 4 6 165, यानी कि 165 आपका बचता है। यदि 165 गुणा 55 हम कर देते हैं तो ये जो संख्या मिलेगी हमें वो आपका 1 से लेके 10 से लेके और 20 तक के पहाड़ों का योग प्राप्त होगा। जैसे कि हम 1 से 65 का यदि 55 से गुणा करेंगे तो हमें एक संख्या प्राप्त होगी, वही हमारा 10 से लेकर के और 20 तक की संख्याओं का पहाड़ों का योग होगा, जो हमारी संख्या बनेगी 9075, यानी कि 10 से लेके और 20 तक के पहाड़ों का योग है ये। जैसे कि ये हमारा प्रश्न है, किसी संख्या को 1 से 33 से विभाजित करने पर 21 शेष बचता है, तो उसी संख्या को 19 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले भाग के बारे में जान लेते हैं। तो भाग में भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर आपका होता है भाजक गुणा भागफल धन शेष, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेष। भाज्य वो होता है जिसमें भाग दिया जाता है, भाजक वो होता है जिसका भाग दिया जाता है, भागफल वो होता है जो हमें संख्या में भाग देने पर प्राप्त होता है, प्लस शेष जो नीचे बचता है वो होता है। तो यहाँ पे कोई संख्या ले लेते हैं आपके समझाने के लिए, जैसे 225 भागित 7 यानी कि 7 21 बचता है 1, भाग उतार लेते 5 का तो 7 दूनी 14 बचता है 1, यानी कि अब ये समझ लीजिए ये है हमारा भाज्य। ये हो गया हमारा भागफल, और ये हमारा हो गया भाजक। और ये हमारा हो गया शेष। तो किसी भी भाग में उसके 4 भाग होते हैं, किसी भाग के भाजक, भाज्य, भागफल और शेष। यहाँ समझने में थोड़ी परेशानी होती, इसलिए ये छोटा सा भाग करके आपको बता देते हैं। ये भाजक है, ये भाज्य है, ये भागफल है, ये शेष है। तो मान लीजिए कोई संख्या है जिसमें 1 से 133 से भाग दिया जाता है तो 21 शेष बचता है। अब हम ये मान लेते हैं कि ये संख्या कुछ भी है, यदि हमने उसमें
1 से 33 से भाग दिया होगा तो संख्या या तो 133 गुणा 1 धन 21 होगी, 133 गुणा 1 धन 21 हो सकती है। दूसरी स्थिति में 133 गुणा 2 धन 21 हो सकती है। तीसरी स्थिति में मान लीजिए 133 गुणा 2 धन 21 हो सकती है। यानी कि इसको इससे गुणा किया जाए तो 133 में 21 जोड़ दिया जाएगा, इधर 133 में 133 गुणा 2 इसमें 21 जोड़ दिया जाएगा, 133 गुणा धन 1 गुणा 3 धन 21 जोड़ दिया जाएगा। ये आपकी संख्या होगी इस तरह की, क्योंकि हर परिस्थिति में आपको 21 शेष मिलता है। तो इसकी 3 स्थितियां हो सकती हैं। 133 में यदि 21 को हम जोड़ेंगे तो एक स्थिति ये हो सकती है 4 5 154 स्थिति हो सकती है। दूसरी इसमें अगर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 266 प्लस 21, यानी कि आपका 7 8 और 2 ये हो सकती है। तीसरी स्थिति आपकी ये हो सकती है 399 धन 21, यानी कि 0 नहीं होगी। हाँ, तीसरी स्थिति हमारी हो सकती है 399 धन 21 बराबर 420, यानी कि ये स्थितियां होती हैं। हर परिस्थिति में ही इसमें आपको 21 प्लस मिलेगा, यानी कि चाहे इतनी संख्या हो सकती है, इतनी हो सकती है, इतनी भी ये संख्या हो सकती है। तो हम ये मान लें यहाँ पर कि हमारी पहली स्थिति है जिसमें 133 धन 21 बराबर 154 है। यदि हम 154 में अब ये तो एक स्थिति ये हो गई आपकी, इसमें हम भाग दे दें कितने का, 19 का भाग दे दें तो 19 अट्ठे 152, यानी कि 2 शेष बचा। तो शेष इस स्थिति में कितना बचेगा, 2, यही शेष बचेगा। यदि हम इस संख्या में 287 में कितने का भाग दें, 19 का, तो भी 2 ही शेष बचेगा। 399 420 में यदि हम 19 का भाग दें तो भी हमें 2 ही शेष बचेगा। यानी कि इस तरह मान लीजिए कि यह संख्या इसमें जुड़ी होती है। यदि इस तरह का सवाल आपको मिलता है तो आप इन दोनों संख्याओं को जोड़ दीजिए और जो जिससे भाग दिया गया है उसी संख्या से भाग दे दीजिए तो आपको शेष मिल जाएगा। लेकिन अब इस तरह के प्रश्न परीक्षा में नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि अब वो जो परीक्षक है वो ये जान चुका है कि आप इस तरह के प्रश्नों को सेकंडों में हल कर सकते हैं, और वो इस तरह के प्रश्न अब परीक्षा में नहीं देता है। अब नया जो तरीका उस तरह के प्रश्न परीक्षा में आते हैं। अब इस तरह के प्रश्नों को परीक्षा में रखता है परीक्षक, क्योंकि ये जो पिछले प्रश्न हमने बताया था वो अब वो जान चुका है कि इस तरह के प्रश्नों को तुरंत सॉल्व कर लेंगे या इनको प्रैक्टिस में है ये प्रश्न। अब इस तरह के प्रश्नों को पूछता है, एक संख्या को 5 से विभाजित करने पर 3 शेष बचता है, उसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। तो मैंने बताया था कि इन दोनों संख्याओं का योग यदि कर लिया जाए और इस संख्या का भाग दे दिया जाए तो हमें शेषफल भागफल प्राप्त हो जाता है और शेष भी प्राप्त हो जाता है। जैसे 5 धन 8, जैसे 5 धन 3 बराबर 8, वो संख्या कितनी होगी, 8 होगी। तो यदि 8 में 5 से भाग दे दिया जाए, 5 से भाग दे दिया जाए तो 3
तो हमारा 3 शेष बचेगा, यानी कि 3 शेष बचेगा। तो हमें वो संख्या प्राप्त हो गई। वो संख्या कौन सी है? 8 संख्या है। संख्या हमें प्राप्त हो गई 8। और प्रश्न में कह रहा है कि उसी संख्या के वर्ग को 5 से विभाजित करने पर या भाग देने पर कितना प्राप्त होगा। तो ये संख्या जो है वो आपकी हो जाएगी 64, यानी कि इसके वर्ग कर दिया है तो कितना हो जाएगा? 64। अब हम 64 में 5 से भाग दे दें तो 5 एकम 5 बचता है 1, 4 का 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि 4 बचता है। तो ये शेष बचेगा। तो अब जान लीजिए इस संख्या का वर्ग कितना हो गया? 64। और इस संख्या का जो वर्ग 64 हो गया उसमें यदि हम 5 से भाग देते हैं तो शेष हमारा कितना बचता है? 4 शेष बचता है। यदि उस संख्या में 5 से भाग देते हैं तो 3 बचता है, और उसी संख्या के वर्ग में यदि 5 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना बचता है? 4। अब जो प्रश्न आएगा वो कुछ इस तरह का आएगा, न कि पहले वाला प्रश्न आएगा। अब इस तरह के प्रश्नों को देखिए। एक खेत में कुछ मनुष्य गाय चरा रहे हैं जिनमें पैरों की संख्या 1 से 6 तथा सिरों की संख्या 35 है। तो गाय तथा मनुष्यों की संख्या अलग अलग ज्ञात कीजिए। तो इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए एक सबसे इजी ट्रिक है आपकी, यानी कि 4 पैर वाले जानवरों को हम निकालते हैं। पहले 4 पैर वाले जानवर या जो भी हो, जो भी जानवर हो सकते हैं, जैसे बराबर पैरों की संख्या बट्टे 2 माइनस सिरों की संख्या तो आपको मिल जाएंगे 4 पैर वाले जानवर। और जब 4 पैर वाले मिल जाएंगे तो आप मनुष्यों को भी निकाल सकते हैं। जितने हैं उनमें से सिरों को घटा दीजिए। जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं कि पैर कितने हैं? 106 बटे 2 माइनस 4 पैर वाले जानवरों की संख्या बटे 2 माइनस सिरों की संख्या। अब सिर कितने हैं? 35। तो यहां से निकालेंगे 106 बटे 2, ये आपका हो जाएगा 53। और 53 में से आप घटा देंगे 35, तो ये बचेगा यहाँ से 13, 8, और ये बचता है आपका 1, यानी कि 18 तो हो गई आपकी गाय। ठीक है। और अब इन 18 गाय हैं आपकी, 18 आपकी गाय हैं। अब निकालना है हमें कि मनुष्य कितने हैं। तो सिर कितने थे टोटल? 35, और 35 में से 18 घटा दीजिए तो आपके सिर कितने आ जाएंगे? अब 17। तो ये हो जाएंगे आपके पुरुष। इस तरह के प्रश्नों में आपको करना क्या है कि सॉल्यूशन नहीं देना है, सिर्फ यही कर लेना है कि यहाँ से 2 का भाग दिया, ये हो गए आपके 53, और 53 में से आपने 35 घटा दिए। तो यहाँ पे जो गाय हैं, जहाँ पे भी गाय लिखा हो, आप जहाँ देख लें यहाँ गाय लिखी है, तो गाय को कितना लिख दें आप? 18। 53 में से 18 एकदम ये गाय हो गई। और मनुष्य को देख लें, मनुष्य कहाँ है? अब 18। अब 35 में से 18 लिख लीजिए, घटा दीजिए, तो आपके आ जाएंगे 17, मनुष्य आ जाएंगे 17। जो भी ऑप्शन में हो आप उसे चुन लीजिए, 18 और 17 जिस ऑप्शन में हो उस ऑप्शन को चुन लीजिए। लेकिन इस तरह के भी प्रश्नों को परीक्षा में नहीं रखता है वो, क्योंकि इनको जो दिखाते हैं यूट्यूब पे बहुत अच्छे से बकरी बना के लाते हैं और मनुष्य बना के लाते हैं, तुरंत सिखाते हैं, एक ही प्रश्न में पूरा वीडियो बना देते हैं, घुमा घुमा के बताते हैं। लेकिन क्या अब इस तरह के प्रश्नों को परीक्षक पूछेगा? नहीं, क्योंकि इस तरह के जो प्रश्न हैं वो काफ़ी पॉपुलर हो चुके हैं और सभी लोग जान चुके हैं। आप इस तरह हल निकाल देंगे इनको 53। इसी की तरह अब वो दूसरे प्रश्नों को रखते हैं और उनको पूछते हैं। ये खेत में कुछ मनुष्य गाय चरा रहे हैं जिसमें पैरों की संख्या 32
जो सिरों की संख्या से 20 अधिक है। मनुष्य और गाय की संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। तो हमें मनुष्य और गाय की संख्या का अंतर ज्ञात करना है। अब कुछ इस तरह के प्रश्नों को परीक्षा में रखा जाता है, जैसे पैर कितने हैं हमारे 32, जो सिरों की संख्या से 20 अधिक हैं। सिरों की संख्या से क्या अधिक है? 20। तो सिर कितने होंगे? सिर यहाँ हो जाएंगे हमारे 32 माइनस 20 बराबर 12। अब सिर कितने हो गए? 12 अधिक हैं। अब हमें निकालना है कि अलग अलग कितने हो गए। तो यहीं से डायरेक्ट कर लेते हैं। वैसे तो 32/2 यानी कि 16 ये क्या 16, और 16 माइनस सिर कितने हो गए आपके? 12, यानी कि ये हो गए 4 हो गए 4 पैर वाले 4 क्या हो गए आपके? 4 पैर वाले। अब सिर कितने थे हमारे? 12, और 12 में से 4 को हम निकाल देते हैं यहाँ से, तो बचते हैं 8, और 8 ये क्या हो गए? 2 पैर वाले और इनका जो अंतर हो जाएगा वो हो जाएगा 8 माइनस 4 बराबर 4। यानी कि यहाँ पे मैंने काफ़ी पिछली भी प्रश्न में मैं बता चुका हूँ कि कैसे निकालते हैं। तो ये डायरेक्ट मैंने कर दिया है। यहाँ पे परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पैर कितने हैं? 32। तो 32/2 फॉर्मूला ये था ही, पैरों की संख्या बट्टे 2 माइनस सिरों की संख्या। ये हमारा था 4 पैर वाला। ठीक है, गाय कितनी है? तो पैरों की संख्या बट्टे 2 माइनस सिरों की संख्या यहाँ मैंने कर दिया 16 माइनस 12 बराबर 4 पैर वाले। अब 12 माइनस 4 बराबर 8, 2 पैर वाले, और इनका जो अंतर होगा वो हो जाएगा हमारा 4। हाँ, इस प्रश्न को देखिए। यदि एक पार्टी में 20 लोग आए हुए हैं और एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं, तो पार्टी में कितने हस्तमिलाप होंगे? यानी कि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं छूटना चाहिए जो उन सबसे हाथ न मिलाए। यानी कि एक व्यक्ति सबसे हाथ मिलाए, वो भी दूसरा भी सबसे हाथ मिलाए, तीसरा भी सबसे हाथ मिलाए। यानी कि पार्टी में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं रहेगा जो एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाएगा। तो इस तरह कितने हस्तमिलाप होंगे? बात कितनी बार एक दूसरे से हाथ मिल जाएगा? तो इसके लिए अभी चल रहा था कि प्राकृतिक संख्याओं का योग मैंने बताया था आपको। प्राकृतिक संख्याओं के योग का फॉर्मूला था आपका n × n + 1/2। और मैं ये कई बार कह भी चुका हूँ कि ये फॉर्मूला काफ़ी पॉपुलर भी है और ये मैथ में बहुत ज़्यादा काम भी आता है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा करेक्शन कर देना है हस्तमिलाप के लिए आपको। तो n × n - 1/2 हस्तमिलाप होती है, मिलाप होती है। यदि पार्टी में जितने भी लोग आए हैं और उनमें अगर एक दूसरे से हस्तमिलाप हो, तो वो हमेशा n × n - 1/2 हस्तमिलाप होते हैं। जहाँ हमने आपको बताया था कि प्राकृतिक संख्याओं का योग था n × n + 1/2 और हस्तमिलाप होंगे आपके n × n - 1/2। यहाँ पर इस प्रश्न को मैंने आपको इसलिए बता दिया है क्योंकि हो सकता है कि अब इसका संख्या पद्धति आपकी समाप्त होने वाली है या 1-2 चैप्टर और चलेगा, उसमें अब n × n + 1/2 का फॉर्मूला कम यूज होगा। और यहीं पे इस सवाल को भी बता देते हैं। तो जब पार्टी में 20 लोग हैं तो हस्तमिलाप होंगे 20 × 20 - 1/2, यानी कि 20 × 19/2। ये कट जाएगा, इससे ये 10 आ जाएगा, यानी कि 190 आंसर है ये आपका। यानी कि 190 बार हस्तमिलाप हो जाएंगे एक दूसरे के साथ। लेकिन इससे पहले ये बता देते हैं कि मैथ के लिए सबसे जो
इम्पोर्टेंट है वो है आपको ये फॉर्मूला निश्चित रूप से आना चाहिए, कभी आप इसको भूलेंगे नहीं, पहला। दूसरा, आपको हो सकता है तो 1 से 25 तक पहाड़ याद कर लीजिए। टेबल जो होती है इंग्लिश में कहते हैं उसको याद कर लीजिए, क्योंकि चाहे हिंदी में आपको पहाड़ याद हो या इंग्लिश में टेबल याद हो, क्योंकि आपको जोड़ घटाए गुणा भाग तो करना ही है और ख़ास करके गुणा तो करना ही होता है। आप जैसे 19 का पहाड़ा आपको याद नहीं है और 9 से गुणा मल्टीप्लाई करा रहा है तो आप किस तरह करेंगे। अब आपको पहाड़ा ही याद नहीं है, 19 एकम 19, 19 दूनी 19, 19 सतम, इस तरह चलेंगे 9 पे। आपको सीधा याद होना चाहिए 19 नेम 1 से 71 होते हैं, एकदम लिख देंगे आप और आपकी परेशानी बच जाएगी, दिमाग भी नहीं बटेगा। तो 1 से लेके 25 तक सबको पहाड़ याद होना चाहिए, 1 से लेके 25 तक का सबको वर्ग याद होना चाहिए, 1 से लेके 25 तक का सबको घन याद होना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि आपका 25% मैथ तो यहीं आसान हो जाता है, इसलिए आपको इन टेबल को याद करने की अति आवश्यकता है। यदि अर्थमेटिक जो हमारा है मैथ उसको पढ़ना है तो मैंने आपको बताया कि 25% मैथ यहीं आपका ख़त्म हो जाएगा। 25 तक पहाड़ याद कर लीजिए, 25 तक के वर्ग, 25 तक के घन याद कर लीजिए, आपका 25% मैथ यहीं समाप्त हो जाता है। हम अपने अगले वीडियो जो सोमवार को अपलोड की जाएगी उसमें संख्या पद्धति से संबंधित अन्य प्रश्नों को हल करेंगे जो काफ़ी परीक्षा में देखे जाती हैं। जैसे ये हमने बताया, अब प्रश्नों में प्रश्न पूछने के तरीके में उसने परीक्षक ने कुछ अंतर कर दिया है, क्योंकि जो प्रश्न हमें ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं उनको मतलब परीक्षा में नहीं रखा जाता, क्योंकि उसको पता है कि इन प्रश्नों को हल करने में परीक्षार्थी को कोई अधिक समय नहीं लगेगा। इस तरह कुछ हटके प्रश्न जो आएंगे उनके बारे में हम अगले संख्या पद्धति के पार्ट नंबर 4 में आपको बताएंगे, जो सोमवार को अपलोड की जाएगी।